जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। एग्ज़ाम डेट आ गई होगी, लेकिन एक आप बहादुर साथी की तरह, एक अच्छे छात्र की तरह जो आपने परिश्रम किया है, उसको प्रूव करने का एक मौका आ चुका है। तो उतने ही साहस से, उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ में आप उसको टैकल करेंगे। तो सबके घर सब अच्छे होंगे। सबको सुबह की नमस्ते, पूरे परिवार को नमस्ते। आप जानते हैं मध्यकालीन इतिहास को हम पढ़ चुके थे, और लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे आपका सिख संप्रदाय को। ठीक है। और इसके बाद में आज हम मराठा साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये तीनों टॉपिक आज हम पढ़ लेंगे। और कल हमारा एक टॉपिक शुरू होगा, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। उम्मीद करेंगे मुश्किल से शायद 4 to 5 डेज में हम मॉडर्न को पढ़ लेंगे, और फिर 4 to 5 डेज में हम आपका जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री है उसको पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से। बात क्लियर है? पढ़ने के लिए तैयार हैं? एक बार थम्स अप करिए। पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं? एक बार थम्स अप करें। जी भैया, अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत सारा प्यार। विनोद भाई, सपना, लेखराम, मीना, रितेश, पीयूष, मीनू, कुंतल, रोबिन यादव, बिट्टू यादव। अच्छा, प्रैक्टिस सेट का पता चल गया ना? टाइमिंग लिख के बताओ एक बार। RWSSC चैनल पर होगा, कितने बजे से होगा? लिखें फटाफट से। वेरी गुड। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। कल हमने आपको बताया था 10 सिख गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के बाद में जो जिम्मेदारी आई थी वो बंदा सिंह बहादुर पर आई थी। ठीक है, बंदा सिंह बहादुर पर। ओके। ऐसे ही आपका जो संघर्ष हुआ मुगलों और आपका सिखों के बीच में, एक युद्ध, चमकौर का युद्ध भी हुआ। बहुत शानदार एक युद्ध था। इसमें बहुत कम सिख लड़ाके थे। कहा जाता है लगभग 50 सिख लड़ाके थे और 10,000 मुगलों की सेना से ये भिड़ गए थे। ठीक है, जिसका नेतृत्व जस्सा सिंह ने किया था। इसके बाद में क्या हुआ? सिखों के 12 दल बने सिख संप्रदाय की रक्षा के लिए। 12 दल बने। और वो जो 12 दल बने उनको बोला जाता है मिशल। पूछा जाता है सिख संप्रदाय में जो दल बने उनको किस नाम से जाना जाता है? मिशल नाम से जाना जाता है। इन्हीं मिसलों में से, मिसलों का मतलब कुछ विभाग बन गए। ठीक है, दल बन गए आपका। और इसी मिसल में से एक मिसल थी सुकर चकिया, जिसके चीफ हुआ करते थे महार सिंह। महार सिंह, उन्हीं महार सिंह के बेटे हैं महाराजा रणजीत सिंह, जो आपका राजा रणजीत सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं। एशिया में सबसे बड़ी फौज ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में उन्हीं के पास में थी, और उन्होंने सिख संप्रदाय को एक ताकत दी। आप जानते हो स्वर्ण मंदिर पर जो सोना लगवाया वो भी इन्होंने ही लगवाया था। हाँ जी भैया। तो रणजीत सिंह 1798 में लाहौर के शासक बने थे। 1801 में इनको महाराजा की उपाधि धारण की, और इन्होंने आपका अंग्रेजों के साथ में एक लाहौर की संधि की। लाहौर की संधि में क्या था आपको पता होना चाहिए। लाहौर की जो संधि हुई, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर याद रखना। किसी भी संधि का जो वर्ष होता है वह महत्वपूर्ण होता है। लाहौर की संधि में क्या हुआ? जैसे कि यहाँ पर आपका लाहौर था ये क्षेत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोल दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो जो ईस्ट साइड है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की होगी। पूर्वी हिस्सा जो है सतलज का, ये वाला हिस्सा, और सतलज के इधर वाला जो हिस्सा होगा वो आपका महाराजा रणजीत सिंह संभाल सकते हैं। क्योंकि अंग्रेज इस समय तक, आप जानोगे जब हम कल आपको बताएंगे, अंग्रेजों का आगमन हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत ठीक है प्रियांशु भाई। बहुत बढ़िया। अमृतसर में इस पे साइन किए चार्ल्स मैटकॉफ ने, और सतलज का पूर्वी हिस्सा बोल दिया। इसी समय पर जो रणजीत सिंह थे, उन्होंने इस शाहसुजा की एक पत्नी हुआ करती थी वफा बेगम। यहाँ पर इनका नाम क्यों मेंशन किया गया है भैया? कोहिनूर हीरा आप जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी लेके आया था आपका अपने दक्षिण अभियान से। उसके बाद वो दिल्ली सल्तनत में आ गया। दिल्ली सल्तनत में रहते हुए वो मुगलों तक गया। मुगलों के समय पर आपको अब पता होगा कि एक मोहम्मद शाह रंगीला था, उसके समय पर नादिर शाह आया था 1739 में। वही नादिर शाह कोहिनूर को लूट करके ले गया था। कहाँ? आपका ईरान। फिर वो उसके वंशजों पर रहा, और वहाँ पर वो था आपका वफा बेगम के पास में। ठीक है, तो वही शाहसूजा का जिक्र है, क्योंकि वहाँ से महाराजा रणजीत सिंह उस कोहिनूर हीरे को वापस लेके आते हैं उनकी मदद करके। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में जो शेरगढ़ क्षेत्र की राजधानी थी, वहाँ जो सूबेदार था उसका नाम था आतम मोहम्मद, उसको इन्होंने दी थी। रणजीत सिंह जी की डेथ हुई 1839 में।
मुझे एक बात बताएं, रणजीत सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? 1798 में। महाराजा बने 1801 में। डेथ हुई उनकी कल? बोलेंगे डेथ उनकी कल हुई 1839 में। इनके 3 बेटे थे, खड़क सिंह, शेर सिंह और दिलीप सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, फिर खिड़कियों खड़कने से क्यों नहीं खड़कता खड़क सिंह? ठीक है, तो खड़क सिंह ये 1839 से 40 रहे, बिल्कुल याद करने की आवश्यकता नहीं है। फिर शेर सिंह रहे और फिर दिलीप सिंह, एक बच्चे थे। ये जो इनकी संरक्षिका रही, ये रही माता जिंद कौर। और यही दिलीप सिंह है जिन्होंने कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी को दे दिया था डलहौजी के दबाव में, क्योंकि डलहौजी इसी बात पर अड़ा हुआ था कि वो आपका जो कोहिनूर हीरा है वो महारानी के लिए जाना चाहिए। ठीक है, तो 1845-46 में पहला आंगल, आंगल बोलते अंग्रेजों को और सिख, आंगल और सिखों के बीच में युद्ध हुआ, जिसको मैं महत्वपूर्ण बताऊंगा उसको भूलोगे तो नहीं? थम्स अप करके बताओ भैया, नहीं भूलेंगे। बाकी सब कहानी है, एग्जाम से उसका लेना देना नहीं है कोई। ठीक है, एग्जाम की जल्दियों को भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो इसमें क्या हुए, सिख पराजित हुए थे पहले आंगल सिख युद्ध में, सिख पराजित हो जाते हैं। लाहौर की संधि पहले में ही क्या हुआ, आपका दिलीप को महाराजा मान लिया गया। लाहौर की संधि हो गई 1846 में, और अंग्रेजों ने क्या बोला कि अब लाहौर में अंग्रेजों की सेना रहेगी, उसका पैसा तुम दोगे, उसका खर्च तुम दोगे। ठीक है, इस तरह ही अंग्रेज क्या करते थे, राजाओं के ऊपर दबाव बनाते थे। फिर बहरवाल की संधि होती है, और उस बहरवाल की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने क्या कर दिया, कुछ अधिकारियों को मिला लिया सिखों के। इसमें लाल सिंह और तेज सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में मिल गए, और जो सेना 1 साल के लिए आई थी, अब इन्होंने बोल दिया कि ये सेना अब यहीं रहेगी। 8 लोगों की एक मंत्री परिषद बनाई गई। ठीक है, इसका विरोध किया जिंद कौर ने, लेकिन उनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके शेखपुर भेज दिया, शेखपुर भेज दिया। ओके, द्वितीय आंगल सिद्ध यानी अंग्रेजों और सिखों के बीच में संघर्ष हुआ, जो कि शेर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने कमांड संभाली। अंग्रेजों की तरफ से गफ नाम का एक अधिकारी था, और यहीं पर इस युद्ध के दौर को ही हम कहते हैं चलियावाला का वॉर। बहुत बार पूछा जाता है अंग्रेजों और सिखों के बीच में चलियावाला का वॉर कब हुआ था। देखें एक बार जरा ध्यान से, हमने 4-5 चीजें आपको बताई। चमकौर का वॉर याद रखेंगे कब हुआ। एक याद रखना है आपको, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंध रखते थे, तो सुकरचकिया से, सुकरचकिया से। लाहौर की संधि एक 1809 में हुई, 1809 में। पहला अंग्रेज सिख युद्ध 1845-46 में हुआ। याद रखना है इसको ऐसे, क्रम अगर याद रखना है आपको, मेमोरी बनाए रखनी है। डलहौजी जो भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया था, वो आया था 1848 में। 48 से 56 तक डलहौजी रहा था। तो डलहौजी के गद्दी पे बैठने के पहले ये प्रक्रियाएं चल रही थी, उससे पहले 2 साल, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है सर, आई होप यू आर कमिंग टुमारो विद बेस्ट अप्रोच इन दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट। जी आकाश तिवारी, हम एकदम एडिक्यूटी बेस्ड, आज का जो पैटर्न एसएससी पूछ रही है, दिल्ली पुलिस में जिस तरह का पैटर्न पूछा जाएगा, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं उसी पैटर्न को हम एकदम से ध्यान में रखते हुए कल अपनी क्लास को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बरवाल की संधि हो गई। हम आधे आधे घंटे आपको सुबह हिस्ट्री गाइड करते रहेंगे, आधे घंटे 35 मिनट 40 मिनट आराम से हो जाएगा ना, और 9 बजे क्लास लेके आएंगे। मराठा साम्राज्य, अब आते हैं मराठा। मराठा किस क्षेत्र को कहा जाता है, बताइए किस राज्य से मराठा साम्राज्य का संबंध है? तो मराठा जो थे वो साथी आपका महाराष्ट्र क्षेत्र में थे, और चूंकि ये मराठी भाषा बोलते थे, तो इस क्षेत्र को हमेशा से मराठा कह करके पुकारा गया था। अब ये आपको याद है, मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, तो बहुत सारे राजाओं ने उसके सामने सरेंडर ना करके दक्षिण में अपने आप को स्थापित किया था, यानी खुद को दक्षिण में ले गए थे। तो ये आपका वहाँ के राजस्थान के लोग थे, सिसोदिया वंश के लोग थे, जो कहाँ चले गए थे, दक्षिण में। तो ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते थे। यहाँ पर जो इनके बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, सुजान सिंह और सज्जन सिंह, ये दोनों चले गए थे अलाउद्दीन के आक्रमण। मुझे बताओ अलाउद्दीन का आक्रमण कब हुआ था? तो उसी के पीढ़ी में एक व्यक्ति हुए मालोजी, जो शिवाजी महाराज जी के दादाजी थे। बहुत इंपॉर्टेंट बात, शिवाजी महाराज जी के जो पिताजी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के, उनका नाम था शाहजी भोसले। ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पिताजी थे।
जो शाहजी भोसले थे ये मुगलों के समय पर अहमदनगर और बीजापुर, आपको पता होगा अहमदनगर और बीजापुर को आपका शाहजहां और औरंगजेब ने जीता था। ठीक है, बिल्कुल पंकज सारन, निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। तो शाहजी भोसले यानी छत्रपति शिवाजी के जो पिताजी थे उनकी दो वाइफ थी, एक तो थी जीजाबाई, जीजाबाई, और एक थी तुकाबाई, तुकाबाई। तुकाबाई से जो बेटे पैदा हुए थे वो थे एकोजी राजे, और जीजाबाई के जो बेटे थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता जी का नाम क्या हुआ? जीजाबाई। बात क्लियर है? अब क्या बचपन में आप सबको पता होना चाहिए, जब इन्होंने दूसरी शादी कर ली थी शाहजी भोसले ने, तो इनकी जो पत्नी थी जीजाबाई वो इनसे अलग रहने लग गई थी, और अलग रहने लग गई थी तो वहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पालन पोषण हुआ था। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर जो प्रभाव था उनके जीवन में, वो प्रभाव था सबसे ज़्यादा उनकी माता जीजाबाई, इसका माता जीजाबाई का। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म 1627 में हुआ। ठीक है, एक कभी कभी एग्जाम में क्या करता है 1627 ऑप्शन में ना दे करके 1630 ऑप्शन में दे देता है, तो बहुत बार इनका जन्म 1630 भी माना गया है। अगर 1627 ना दे तो 1630 आपको मानना होगा। ठीक है, अब ये बचपन में थे क्योंकि इनके पिताजी से इनकी अलग रह रही थी माता जी, तो इनको कुछ जागीर मिली हुई थी। उन जागीरों को, क्योंकि ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो बच्चे थे, तो इनके एक संरक्षक बनाए गए थे, पैटर्न बनाए गए थे दादाजी कौंडदेव, जिनको दादोजी कौंडदेव भी कहा जाता है। ये इनके दादा नहीं है, दादा कौन है इनके? दादा है इनके मालोजी, ये इनके संरक्षक हैं। कई बार कोई पूछते हैं कि दादाजी कौन है, तो दादाजी कह देते हैं, दादाजी। बहुत बढ़िया, यश जिंदल कह रहे हैं मज़ा आ रहा है पढ़ने में। दोस्त, जो पढ़ने में जिसको मज़ा आ जाता है उनका ब्राइट फ्यूचर होता है, ब्राइट। अच्छे से आप पढ़ोगे, आईक्यू लेवल अपना डेवलप करोगे तो। आध्यात्मिक गुरु इन्होंने अपना संत रामदास जी को चुना। संत रामदास दक्षिण में एक भक्ति आंदोलन चला था। ठीक है, भक्ति आंदोलन यानी कि जब भक्ति को बहुत प्रमुखता दी गई, बहुत सारे लोग थे, संत रामदास थे, संत तुकाराम थे, एकनाथ थे, वामन पंडित थे, इन सब लोगों ने दक्षिण भारत में क्या किया था, भक्ति की तरफ ज़्यादा जोर दिया था, उसी को भक्ति आंदोलन कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बात करें तो इनकी जो है, कहते तो वैसे 8 पत्नियां हैं, 8 पत्नियां थी, लेकिन 3 पत्नियां प्रमुख हैं, साईबाई, सोयराबाई और पुतलीबाई। जैसे कि जो साईबाई इनकी पत्नी है, उनसे पुत्र पैदा हुए थे छत्रपति संभाजी महाराज। अभी रिसेंट में मूवी भी आई थी इनके ऊपर, बताइए किस क्या नाम था मूवी का? उस मूवी के डायरेक्टर का नाम बताइए। आज का आपको मैं काम देता हूँ, संभाजी, संभाजी जो मूवी आई है उसके डायरेक्टर का नाम बताओ। ये आज आपके लिए क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में आप पढ़ते होंगे। और इसमें संभाजी महाराज जी का जो रोल किया है, रोल वो किसने किया है? तो आप कहेंगे भैया विक्की कौशल ने किया है, विक्की कौशल। बाकी किरदार भी देखना कौन कौन है। ठीक है, तो सोयराबाई, जो चीज़ें बहुत चर्चित रहती हैं रिसेंट में, उन मूवीज़ के डायरेक्टर, कभी कभी गानों के, गाना कौन सी मूवी से संबंधित है, उसका कौन सा सिंगर है, ये सब पूछ लेता है। ठीक है, सोयराबाई से पुत्र हुए थे इनके राजा राम, ये भी गद्दी पर बैठे थे बाद में, इसीलिए इनको मेंशन करना जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, 1674 में रायगढ़ में। कहते हैं इनके लिए बनारस के लोगों ने मना कर दिया था, तो फिर बाद में गंगा भट्ट ने कराया, है ना, निश्चलपुरी गोस्वामी ने, इन्होंने कराया तांत्रिक विद्या से, क्योंकि वहाँ पर तांत्रिक विद्या बहुत चलती थी। बहुत सही, श्री कृष्ण ज्ञानी जी ने आंसर दिया है, ज्ञानी जी ने। आपका छावा अभी आई थी मूवी भैया, छावा, छावा, छावा। अबे मूर्खो, क्या डायरेक्टर एक तो कैटरीना कैफ बता रहा है, अगले। बहुत बढ़िया, राकेश सुबह सिंह है जी, राकेश सुबह सिंह है आपका जो इसके डायरेक्टर हैं, बहुत शानदार। ये आंसर दिया है हमारा गौरव कुमार जी ने। जो इनका राज्याभिषेक 2 बार में हुआ, 2 बार हुआ, 1674 में बहुत पूछा जाता है, यानी गद्दी पर कब बैठे, राज्याभिषेक 1674 में। और राजधानी इनकी क्या थी? राजधानी थी इनकी महाराष्ट्र में रायगढ़। छत्रपति महाराज जी के प्रमुख अभियान देखते हैं, तो रोहिदेश्वर दुर्ग पर उन्होंने सबसे पहले नियंत्रण किया था पुणे क्षेत्र में, यानी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आदिल शाह से छीन लिया था। 1646 में महाराष्ट्र में ही तोरण का किला था, ये अधीन होता था इनायत खान के, इसको ले लिया।
और इसको पहला मराठा स्तंभ द्वार कहते हैं कि यहाँ से शुरुआत होती थी मराठा साम्राज्य की। इसी को रोहिदेश्वर दुर्ग भी कहते हैं। 1647 में सिंहगढ़ का किला जीता। 1648 में पुरंदर का किला जीता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने पुरंदर का किला कब जीता था। 1656 में उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज धीरे धीरे अपने क्षेत्र को बढ़ाने लग गए। और जब वो क्षेत्र को अपने को बढ़ा रहे थे तो मुझे बताइए 1656 में क्या मुगलों में संघर्ष चल रहा था। आप जानते हैं शाहजहां का लगभग उत्तराधिकार के लिए युद्ध की स्थिति आ चुकी थी और दारा शिकोह और औरंगजेब एक दूसरे के सामने थे। और ये वही दिन है जब औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार हुआ करता था। मैंने आपको बताया था औरंगजेब आपका 1644 से 1652 बताएंगे, नहीं 1644 नहीं, 1636 से लेकर के 1644 तक दक्षिण का सूबेदार रहा था। और 1652 से 1657 तक भी वो आपका दक्षिण का सूबेदार रहा था। हालांकि वो उत्तराधिकार के युद्ध के लिए 1658 में दारा सिकोह की तरफ बढ़ गया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि उसने आपका 3 युद्ध लड़े थे। 3 युद्ध। आप तीनों युद्धों के नाम हमें बता सकते हैं कि लास्ट के 2 मैं आपको बता देता हूँ, सामूगढ़ का युद्ध और आपका देवराई का युद्ध। आप मुझे बताइए पहला युद्ध जो हुआ था दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकार का, उस युद्ध का क्या नाम है बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तो रायगढ़ को राजधानी बना लिया इन्होंने। 1659 में यहाँ इन्होंने प्रतापगढ़ किला जीता। तो मुगलों के लिए एक चिंता का विषय हो चुके थे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की द्वई दक्षिण में कोई हमारे साम्राज्य को बोलेंगे आपका साम्राज्य को चुनौती दे रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कई साथियों ने लिखा सूबे सिंह गलत आंसर है, अभी हमने बताया लक्ष्मण राय जी ने आंसर दिया। जो छावा मूवी है, छावा मूवी आई थी अभी, उसके जो डायरेक्टर हैं, कई साथियों ने उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। छावा मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं आपके लक्ष्मण उटेकर। लक्ष्मण उटेकर, उटेकर, ये एकदम सही आंसर है और बहुत सारे लोगों ने ये आंसर लिखा है। वेरी गुड। यहाँ पर आएंगे तो राजधानी बनाया। 1659 में प्रतापगढ़ का किला इन्होंने जीता और कृष्ण जी भास्कर को अफजल खान ने शिवाजी के पास दूत बना करके भेजा। अफजल खान, अफजल खान आपका एक कमांडर था मुगलों का ही, और इसने धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मारने की, पकड़ने की साजिश बनाई। इसने क्या बोला कि हम और तुम मिलेंगे और बिना किसी हथियारों के मिलेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज पहुंच गए, लेकिन इसने धोखे से छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर वार किया, चाकू से हमला किया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपना जैकेट पहन के गए थे और उनके नाखूनों में लगे हुए थे सिंह नख, यहाँ से निकाल के उन्होंने सिंह नख से उसकी ऐसे किडनी में तक मार कर दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। धर्मट का युद्ध हुआ था भैया 1658। बहुत शानदार विश्वजीत कुमार। चलिए, कोई भी बच्चा यहाँ, कोई कोई बच्चा अपने नाम को सुनने के लिए लिख देता सर जी मुझको बहुत डर लग रहा। अब इससे बातें करो, भूत है कि पेपर है? अब घर वालों ने पढ़ाई क्यों थे? पेपर देने के लिए। तो तैयारी तुमने क्यों की? पेपर देने के लिए। हमने क्यों पढ़ाया? पेपर देने के लिए। इतने दिन से मेहनत कर रहे थे पेपर देने के लिए। ये तो वो वाली बात हुई, फसल काटी, गेहूं कटे, बाद में गेहूं से अनाज बनाया, खाना खाने की बारी आई तो खुश होना चाहिए था यार, इतनी मेहनत की है। और लास्ट में हम रो रहे हैं, अरे भैया अब खाना कैसे खाएंगे? अरे सुधर जाओ, सुधर जाओ, मान जाओ। बिहेव लाइक ए वॉरियर, एक योद्धा की तरह व्यवहार करें। एक योद्धा की योद्धा की तरह व्यवहार व्यवहार आपको करना चाहिए दोस्त। यहाँ पाएंगे। चलिए पढ़ें करिश्मा सिंह। तो अफजल खान की इन्होंने हत्या कर दी थी 1659 में, तो और बहुत ज़्यादा चर्चित हो गए थे। 1664 में इन्होंने सूरत पर आक्रमण किया था और इसको एकदम से अपने पक्ष में कर लिया। सूरत की जो है, जहांआरा के जो पैसे जाते थे ना सूरत से इकट्ठा होकर, वो जहांआरा के पास जाते थे। जहांआरा लेडी थी, औरंगजेब की जो बहन है, बहुत अच्छी चलती थी, जिसने शाहजहां के अंतिम दिनों में उसकी सेवा की थी। ठीक है, वही शाह बेगम थी। अब और ज़्यादा चैलेंज बन गई है मुगलों के लिए। औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा और बाद में नाराज होकर के बंगाल का सूबेदार बनाया। क्यों जी? अब ये शाइस्ता खां औरंगजेब का कौन लगता था? मामा। मामा को भेजा, मामा, मामा जाके इसको पीटो।
बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं ये। अब मामा ने सोचा चलो हम भी जाते हैं। मामा ने अपना कैंप लगाया हुआ था कि भाई कल हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर अटैक करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जी आ गए इनके पास में, बोले तुम क्या हमारे ऊपर अटैक करोगे, हम ही आ जाते हैं मामा। मामा के ऊपर जो तलवार चली है उसके कहते हैं आगे से उंगलियां कट गईं, कान कट गया एकदम से हुए आक्रमण में। मामा ने जैसे तैसे जान बचाई। तो औरंगजेब ने कहा मामा तुम भी ऐसे ही निकले, बेकार आदमी, तुम्हारा कोई काम नहीं है दक्षिण में। तो बाद में इसको कहा नाराज इसलिए हो गया, बंगाल का सूबेदार बनाया। 1665 में पुरंदर की संधि हुई और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को इन लोगों ने मिर्जा जयसिंह के द्वारा घेर लिया। आपका छत्रपति शिवाजी महाराज जी आगरा दरबार में पहुंचे। वहां पर बहुत सारी चीज़ें तय हुई। 5 लाख हूण, हूण एक करेंसी थी जो चलती थी उस समय, ये हर साल देने होंगे। अब तक जो 35 किले इन्होंने जीते थे उसमें से 23 किले ले लिए गए। और साथ में संभाजी महाराज जी को इन्होंने सम्मान देकर मुगलों ने 5,000 का मनसब बनाया और ये कहा कि ये यहीं पर रहेंगे। ठीक है, ये यहीं पर रहेंगे। और क्या बोलेंगे, आपका बीजापुर के खिलाफ कभी भी, बीजापुर क्योंकि मराठा साम्राज्य का पड़ोसी था तो वहां संघर्ष होता रहता था मुगलों का। तो मुगलों ने कहा कि कभी भी हमारा बीजापुर से संघर्ष होगा तो हम जब उसके खिलाफ युद्ध करेंगे तो आपको संघर्ष करना होगा। और साथ में एक शर्त और जोड़ी गई कि कोंकण और बालाघाट क्षेत्र से 4 लाख और 5 लाख के जो हूण की कमाई होती है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कहा कि वह तुम मुझे देते रहना। 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सिंहगढ़ के किले को जीता और फिर से सूरत को। तो सूरत एक बार तो कब, 1664 में, और फिर 1670 में सिंहगढ़ किले को जीता। इसका पुराना नाम था आपका कोंढाना। कोंढाना अब एक मूवी आई थी बॉलीवुड की तानाजी, आपने देखी हो, बोलेंगे भाई दीपक पाल, ठीक है। तानाजी मालसुरे और इनके भाई सूर्याजी मालसुरे ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के खास कमांडर थे, अच्छे सेनापति थे। ठीक है, एक देखो अभी सो के आया है चीकू बॉस, कह रहा सर प्रैक्टिस सेट कब से होंगे। प्रैक्टिस सेट होंगे जब देश की आज़ादी को 100 साल हो चुके होंगे, लाल किले पर हम और आप प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे। अबे घनचक्कर कहाँ था अब तक। यहाँ बताओ 1674 में मेरे भाई राज्याभिषेक हुआ इनका। अब इन्होंने सभी हिंदू सरदारों को बुलाया और साथ में इन्होंने कहा कि भाई हम एक आपका ऐसे राज्य की स्थापना करेंगे जहां सबको समानता का भाव मिले। ठीक है, और खुद को हैंदव यानी हिंदुओं का सरदार और छत्रपति घोषित किया। लगभग 50,000 ब्राह्मण कहते हैं उस समय पर आपका, सॉरी ब्राह्मण बोल रहा हूँ, लगभग 50,000 हिंदू वहां पर पहुंचे। 50,000 हिंदू लोग वहां पर पहुंचे थे, यानी कि सर्व जातियों के लोग वहां पर पहुंचे। सीधियों पर नियंत्रण के लिए इन्होंने जल सेना बनाई थी क्योंकि सीधी जो है एक जनजाति थी जो वहां पर आपका अटैक करती रहती थी। सीधियों का जो नेता था वो था फतेह खान सीधी। इसके खिलाफ मुंबई में अंग्रेजों द्वारा मदद की गई थी। ठीक है, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास भी नौसेना थी। शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है, जिसको लीड करते थे दरिया सारंग। छत्रपति शिवाजी महाराज चूंकि महाराष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ रहे थे तो वो 2 टैक्स भी लेते थे जनता से। एक तो जो आप कमाएं उसका 1/4, यानी कि हम आपके साम्राज्य की रक्षा करेंगे, नहीं तो कल को क्या होगा, मुगल आएंगे लूटेंगे तुमको, तुम्हारी फसलें बर्बाद करेंगे, हम उनको रोकेंगे। तो एक तो आप हमें 1/4 टैक्स दीजिए, और एक अलग से सरदेशमुखी 1/10 वो लेते थे, बहुत पूछा जाता है। 2 टैक्स है उनके सामने, चौथ मतलब चौथाई, देशमुखी को 10 से याद रखिए, 1/10। ठीक है, अगर मैं नायक 2.0 नहीं कर पाया था, 1 दिसंबर वाले प्रैक्टिस सेट से हो जाएगा अच्छा स्कोर, जरूर होगा दोस्त। लेकिन ऐसे नहीं, बेसिक पढ़ रखा है ना। अच्छा, ऐसे कौन है जिनको ये लगता है कि भैया हम दिल्ली अब तक देते थे और हमारे दिल्ली पुलिस में 20 से 30 के बीच में मार्क्स आते रहे हैं, कभी भी हमने मॉक दिया, इससे ज़्यादा भी आ गए कभी कभी, लेकिन औसतन स्कोर हमारा ये रहा, यानी 50% आप जानते हैं, तब स्कोर इम्प्रूव होगा। लेकिन आप कहोगे मेरे तो जी अभी 4-5 नंबर ही आते हैं, मेरे तो 10 नंबर ही आते हैं, तो अभी आपको थोड़ा समय खुद को देने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अभी तैयारी करते रहेंगे, सिलेक्शन जरूर होता है, कभी हार मत मानना, अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर मिलेगा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपने लिए एक कमेटी बनाई थी, एक मंत्रिमंडल बनाया था, जैसे कि आज होता है।
कैबिनेट का। तो शिवाजी का जो अष्टमंडल था, अच्छा अपना औसतन एक बार मॉक टेस्ट का स्कोर लिखो ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोग कहाँ पर हैं। यानी कि आपके कभी 35 नंबर भी आए होंगे, कभी 20 नंबर भी आए, औसतन इसके आसपास आपके रहते हैं। जैसे एक सेटिस्फाइंग स्कोर होता है कि भैया हाँ 30 तक मेरे हो जाते हैं, भैया 28 तक मेरे हो जाते हैं, 25 तक मेरे हो जाते हैं, नहीं भैया 30 प्लस पहुंच जाता हूँ, 25 प्लस पहुंच जाता हूँ, भैया 20 से 30 के बीच में ही रह जाता हूँ। इस तरह से आपको क्या लगता है आपका स्कोर क्या आता है? उससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप सब लोग कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो अष्टमंडल है उसमें साथी एक है व्यक्ति पेशवा, सबसे प्रमुख पद हुआ करता था पेशवा। सेनापति जो होते थे उनको बोलते थे सरे नौबत। अष्टमंडल जरूर पढ़ना, अष्टमंडल से क्वेश्चन आता है, पूरे से 8 को पढ़ना। ममुआदार जो होता था वो इनकम और एक्सपेंडिचर को देखता था कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं। ठीक है। वाक्यान्वीस ये आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को देखता था। सुरूनवीस जो पड़ोसी राज्यों को ये आपका पत्र लिखते थे, तो वो होता था आपका पत्राचार। दबीर होता था सुमंत। सुमंत ये विदेश मंत्री होता था, जैसे कि आज भी होता है। सदर यानी कि दान और धार्मिक विभाग को देखता था आपका धार्मिक न्यायाधीश, आपका सुनाने के लिए था। अष्टप्रधान का खात्मा बाद में संभाजी महाराज जी ने कर दिया था, अष्टप्रधान का खात्मा। बहुत सारे बच्चों ने स्कोर लिखा जिसमें ज़्यादातर लोगों का स्कोर जो है वो 25 से 35 के बीच में मुझे दिखा, 25 से 35 के बीच में। हालांकि इससे ज़्यादा भी कुछ लोगों का है, कुछ लोग कह रहे हैं सर 40 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो स्कोर है वो 25 से 35 के बीच का है। यानी आपके बेसिक्स सबके सही हैं, तो फिर आपका स्कोर जरूर इम्प्रूव होगा। ठीक है। ध्यान से प्रैक्टिस करनी है बस, मतलब प्रैक्टिस सेट में से अक्षर मत छोड़ देना एक भी। जो बोल दूं मुंह से बोल दूं या लिख के बता दूं, वो आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जाते टाइम। डन। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद में जो उत्तराधिकारी हुए वो गद्दी पर बैठे आपका दूसरे छत्रपति। तो 1680 में क्या हो गया था, आपका छत्रपति शिवाजी महाराज जी एक्सपायर हो गए थे, तो उनके बेटे संभाजी महाराज जो कि साईबाई के बेटे थे वो गद्दी पर आए थे, ये दूसरे छत्रपति हुए। लेकिन इनके समय पर मैंने बताया था एक औरंगजेब का बेटा था अकबर, जो भाग करके पहुंच गया था महाराष्ट्र अपने पिता से विरोध करके। आप कहोगे हाँ जी। तो इन्होंने अकबर द्वितीय को शरण दी थी, और ये जो अकबर द्वितीय थे ये गनोजी सिरके से मिले थे। और ये गनोजी सिरके आपको पता है कौन है? ये वही व्यक्ति हैं जिनके लिए कहा जाता है कि इनकी वजह से आपका मराठाओं ने हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि आपका संभाजी महाराज जी पर जो योजना थी मुगलों की उनको घेरने की, उसमें वो सफल हो गए थे। इसके सलाहकार थे कवि कलश। अभी आपने देखा होगा कविताएं छावा मूवी में, हम नमक है महाराज, जहां जितना जरूरत हो उतना इस्तेमाल कर लेना। इन्होंने कवि कलश की रचनाएं हैं बुद्धभूषण और नगसिक की रचना संभाजी महाराज जी ने की थी। किसकी वजह से? कवि कलश के साथ बैठ करके इन्होंने इनको लिखा। तो भैया कवि कलश के साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेटे संभाजी महाराज जी का नाम आया, तो संभाजी महाराज जी को चुनना है। बहुत विद्वान व्यक्ति कहा जाता है उनको। उन्होंने औरंगाबाद का किला लूटा और हुसैन अली को हराया था, हुसैन अली को। 1689 में छत्रपति संभाजी महाराज जी को संगमेश्वर के किले में कैद कर लिया गया, और ये धोखेबाज यहाँ पर साबित हुए थे आपका गनोजी सिरके। बहुत सारे लोग इस पे आपका अपोज करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं उन्होंने धोखेबाजी नहीं की थी। जैसे कि अभी लक्ष्मण उटेरकर पर भी उन्होंने आपका एक मानहानि का केस कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये गलत साक्ष्य दिखाए गए हैं। कहने का मतलब आपको रख लो कि इतिहास बताता है कि गनोजी सिरके कहीं ना कहीं शामिल थे, तो हम उस वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 1689 में हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी संभाजी महाराज जी की। आपने देखा है कितना क्रूर तरीके से उन्होंने इस काम को अंजाम दिया था। संभाजी महाराज जी के बेटे थे साहू जी, इनको भी औरंगजेब ने कैद कर लिया था। तो तीसरे छत्रपति हुए राजा राम। राजा राम किनके बेटे हैं बताइए? हमने आपको बताया छत्रपति शिवाजी महाराज जी की एक पत्नी थी साईबाई, साईबाई के बेटे थे आपका संभाजी महाराज। एक उनकी पत्नी थी सोयराबाई, जिनके बेटे थे राजा राम। तो आपका छत्रपति संभाजी महाराज जी के बाद में उनके बेटे साहू जी महाराज गद्दी पर बैठते, लेकिन उनको मुगलों ने अपने यहाँ कैद करके रखा था बच्चे को।
तो अब कौन बैठेंगे? उनके दूसरे बेटे अर्थात राजा राम। राजा राम, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बेटे हैं राजा राम। इनकी माता सोयराबाई हैं, पत्नी इनकी ताराबाई थी। इनके पुत्र का नाम था शिवाजी द्वितीय। राजधानी इनकी थी सतारा। ये इंपॉर्टेंट है कि जो छत्रपति हुए तीसरे राजा राम, उन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी? सतारा। सतारा से पहले कहाँ थी राजधानी? वो थी रायगढ़ में, 1656 में बनी थी। अष्टप्रधान का इन्होंने विस्तार किया और उस अष्टप्रधान में 2 पद और जोड़े थे, पंत प्रतिनिधि और हुकूमत पंत। पंत प्रतिनिधि, दक्षिण में आप इस नाम को सुनेंगे। इनके बाद में इनकी डेथ हो गई। 1689 से 1700 तक ही रहे, ठीक है। तीसरे छत्रपति कौन हुए थे? बात याद रखनी नहीं है, राजा राम हुए। इनके बाद में चौथे छत्रपति जो हुए वो हुए शिवाजी द्वितीय, इनके बेटे, 1707 में। तो ये 4 वर्ष की आयु थी और इनकी माता जो थी ताराबाई, इनकी संरक्षिका बन के काम कर रही थी। 1707 में ही आपको पता है औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1658 से 1707, 49 वर्षों का। यानी औरंगजेब की जब डेथ हुई थी तो दक्षिण में मराठा साम्राज्य को ताराबाई संभाल रही थी, ताराबाई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य ताराबाई के अधीन था। अच्छा, अब मुझे बताओ औरंगजेब के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? फटाफट से। तो 5वें जो छत्रपति हुए वो हुए साहूजी महाराज। अब ये कहेंगे भैया ये तो कैद में थे साहूजी महाराज, ये संभाजी महाराज जी के बेटे हैं, ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से आ गए? तो आप कहेंगे साहूजी महाराज जी को ये मुगलों की कैद में थे और जो गद्दी पर बैठा था आपका 1707 से 1712 तक, वो था आपका बहादुर शाह प्रथम, यानी कि आपका मुअज्जम। उसने क्या सोचा कि यार दक्षिण से हम क्यों संघर्ष करें, हम यहाँ से एक काम करते हैं। आपका उधर गद्दी कौन संभाल रहे हैं? शिवाजी द्वितीय, यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो पत्नी थी आपका सोयराबाई, वो परिवार अभी संभाल रहा है। साईबाई का जो परिवार है संभाजी महाराज, उनके बेटे जो है वो कैद कर लिए गए। तो ये जाकर के अगर यहाँ से हम इनको कैद से मुक्त कर देंगे तो ये जाकर के अपना अधिकार मांगेंगे मराठा साम्राज्य। भाई मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, बनता भी है, इनके पिता की गद्दी थी। तो इन्होंने सोचा कि वहां जाकर के ये संघर्ष करवा देते हैं और हमको जो संघर्ष करना पड़ रहा है मुगलों को मराठों से, उस संघर्ष से हम बच जाएंगे और ये लोग आपस में संघर्ष करेंगे और कमजोर होंगे, कमजोर होंगे। ऊपर दिखाओ क्या लिख रहे थे, लिखा उन्होंने, अभी छूट गया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे चलें। तो 1707 में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और उत्तराधिकार के इस युद्ध में क्या बोलेंगे कि किसमें साहू जी जाकर के अपना अधिकार मांगेंगे, उधर ताराबाई संरक्षिका हैं। तो इसमें क्या होता है आपका साहू जी जीत जाते हैं, ठीक है। 1749 में बाद में आपका क्या हुआ था, साहू जी महाराज रहे और उनके बाद में आपका रामराज बन गए थे जो ताराबाई के पोते थे। अब मैंने आपको बताया था छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक अष्टप्रधान बनाई जिसमें प्रधानमंत्री कौन होता था? प्रधानमंत्री, हाँ ठीक है विशाल कुमार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, सब जगह लगभग एक जैसा ही है। आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो पहले पेशवा बने थे, पहले पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ बने थे, यानी कि इस मराठा साम्राज्य को संभालने के लिए जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या बोलेंगे? पहले पेशवा 1713 में पेशवा बने थे। सर आपके साथ कौन है? अरे नहीं बताएंगे, तुम किसी और को बता दोगे फिर, पहले प्रॉमिस करो किसी और को नहीं बताओगे। देखो एग्जाम टाइम है, नींद का ध्यान रखना। सारे दोस्त कुछ साथी कह रहे हैं मैं पूरी रात जाग रहा हूँ, नहीं, नींद का ध्यान रखना है। पता चले आप एग्जाम तक जागने के चक्कर में थे और एक दिन पहले आप बीमार हो गए। सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, बहुत ठंडा पानी पीने से बचना, ठंड लगने से बचना, और नींद औसतन 6 घंटे लेनी लेनी है नींद। ध्यान नहीं रखोगे तो दोस्त जिंदगी बहुत बड़ी है। अच्छा परफॉर्म कैसे करोगे? जब सब चीज़ों का बैलेंस बनाओगे, अच्छा परफॉर्मेंस तब आता है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, प्रॉमिस करिए, ये पहली प्रायोरिटी है, पहली प्रायोरिटी है। अब पता चले यार आप बीमार हो गए, बुखार हो गए। मुझे आज भी याद है ऑफलाइन में हमारा, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, क्योंकि 2018 की बात है, तो हमारे सबसे अच्छे छात्र थे एक अरुण, ठीक है, सचिन। मॉक में उनके स्कोर सबसे ज़्यादा होते थे। मॉक का मतलब तब तो ऑफलाइन ही करवाते थे हम भी।
तो ऑफलाइन में हमेशा टॉपर थे वो। तो मैं बुक और पेन देता था, तो हमेशा बुक और पेन दिए। लेकिन दिल्ली पुलिस से पहले क्या हुआ, जब 2018 वाले की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार 1.5 साल उन्होंने तैयारी की थी। और ऐसा वक्त आया कि 2020 में दिल्ली पुलिस देने को उनको मिला। और जब दिल्ली पुलिस देने को मिला तो उससे कुछ दिन पहले इतना पढ़ते दोनों के दोनों, ऑफलाइन सेंटर में गद्दे ले आए थे, वहाँ पढ़ते थे। और भी बच्चे पढ़ते थे लेकिन बाकी सो जाते थे। दोनों के दोनों बीमार हो गए थे एग्जाम से पहले। ठीक है, यहाँ रखिए। तो वो बैलेंस करके रखना है, ऐसा नहीं है जाग रहे हो लगातार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर आप तो लेकिन बहुत कम सोते हैं, तो भैया मुझे एग्जाम थोड़ी देना है। 5-6 घंटे सोने का ध्यान रखना है ना। यहाँ पर आएंगे। बालाजी विश्वनाथ 1713 में पेशवा बने। 1713 से 20 इन्होंने क्या बोल दिया, पेशवा पद जो होगा वंशानुगत होगा, यानी हमारे जो बच्चे होंगे वो आपका अब पेशवा बनेंगे, पेशवा। सेकंड पेशवा जो बने वो बाजीराव प्रथम बने 1720 से 40। याद है हमने बताया था दिल्ली पर आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला के समय इन्होंने किया। जो मराठा साम्राज्य है उसका अगर सबसे अधिक विस्तार कोई पूछे किसने किया, तो वो किया बाजीराव प्रथम ने। ये कहते हैं कि इन्होंने पूरे देश में मराठा साम्राज्य को बस चंद हिस्सों को छोड़ करके फैला दिया था। यानी छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय पर भी जितना साम्राज्य नहीं था उतना साम्राज्य बाजीराव प्रथम के समय पर हुआ। एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा, बाजीराव मस्तानी। कहते हैं इसकी पूरी जिंदगी तलवार चलाते हुए गई थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने तो एक बार चित्र बनवाया था इनका। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा था कि दक्षिण में जो व्यक्ति है कौन है, जरा इसका चित्र बनाओ चित्रकार से। तो चित्रकार गया था, ठीक है, और वो गया जा करके और उसने देखा, जा करके देखता है, अरे भैया ये कौन आदमी है, अपनी सेना के साथ सोता है, अपने सैनिकों के साथ रहता है, जैसा सैनिक खाते हैं वैसा खाता है। तो वो उसने चित्र बनाया, और जब वो घोड़े पर चल रहा था और गेहूं की जो बालियां होती है ना, गेहूं की बाली, गेहूं की फसल की, उनको मसल करके खा रहा था। तो कहते हैं मोहम्मद शाह रंगीला उसके चित्र से डर गया था। और जब उसने सुना था ना कि बाजीराव प्रथम अटैक कर रहे हैं दिल्ली पर, तो दिल्ली छोड़ करके भाग गया था। और सिर्फ 500 लड़ाके लेके गए थे अपने साथ। इतना कमजोर था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है। बाजीराव प्रथम इनकी दो पत्नियां थीं। एक तो काशीबाई और एक आपका मस्तानी, जो आपका उत्तर भारत में राजा छत्रसाल की बेटी थी। 1728 में बाजीराव प्रथम ने पालखेड़ का युद्ध लड़ा था, जिसमें हैदराबाद का निजामुल मुल्क था, ये कहाँ का था, हैदराबाद का, इसको हराया। और इसके साथ में आपका मुंगी शिवगांव की संधि कर ली। बाजीराव प्रथम को इसने एकमात्र छत्रपति स्वीकारा। 1731 में वारणा की संधि संभाजी द्वितीय से। 1735 में गुजरात क्षेत्र को जीता। पालखेड़ का याद रख लेना, बहुत पूछा जाता है, बाकी नहीं पूछा जाएगा कोई भी। 1737 में दिल्ली का अभियान किया, मोहम्मद शाह रंगीला भाग गया दिल्ली से। 1738 में फिर से निजामुल मुल्क को हरा करके उससे 50 लाख रुपए लिए हैदराबाद के से दुराई सराय संधि। पुर्तगाली जो अपने आप को ज्यादा दादा बनते थे उनको 1739 में हराया, उनसे बसीन की संधि की, बसीन की संधि। ठीक है। तीसरे पेशवा जो बने वो थे बालाजी बाजीराव। 1740 में बीमारी के चलते मौत हो गई थी बाजीराव प्रथम की। अरे कोई नहीं है, स्ट्रीमिंग है, स्ट्रीमिंग कराने वाले हमारे शुभम भाई हैं, जो आपको सुबह सुबह उठते हैं, मुझसे भी पहले क्लास को लगा के रखते हैं। थैंक यू बोलो इनको। ठीक है, ये हिडन फेस, शुभम भाई इधर आओ, इनको दिखो बच्चों को एक बार। आओ आओ आओ, अरे इधर आओ, दिखो ना, इनको भी आइडिया रहना चाहिए ना। ये देखिए, ये हमारे शुभम भाई हैं। अब बोलो थैंक यू इनको। ठीक है। हिडन फेसेस हैं जिनकी वजह से सब चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, आप तक चीज़ें पहुंच पाती हैं। और आप समझ जाना, अपनी जो क्लासेज होती हैं उनमें शुभम भाई होते हैं, एक दो लोग और हैं, है ना, ज़्यादातर यही होते हैं। ठीक है, थैंक यू बोल रहे हैं तुम, अब तुम भी थैंक यू बोलो इनसे, लिख के बोलो तुम, लिख के नहीं जाएगा इधर से, वेलकम लिख के भेजो तुम इनको। चलो भैया वापस आते हैं, वेलकम लिखो, एक वेलकम और एक फूल बना के भेजो। नहीं, हाँ एक फूल बना के भेजो। फूल नहीं बनता इसमें, अच्छा ऐसे ही जाएगा, चलो ठीक है।
आओ भैया आओ, वापस आएंगे। तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव 1740 से 61 हुए, जिनके बेटे थे, आपका पुत्र थे विश्वास राव। ठीक है, विश्वास राव, और इनके चचेरे भाई थे सदाशिव राव भाव। और इनके जो भाई थे, याद रख लेना, बालाजी जो बाजीराव है उनके बेटे कौन है, विश्वास राव। विश्वास राव के जो चचेरे भाई हैं वो है सदाशिव राव भाव। और बालाजी बाजीराव के जो भाई थे, इनके भाई, वो थे आपका रघुनाथ राव। रघुनाथ राव को कहा जाता है कि वो एक अच्छे कमांडर थे मराठाओं के। अगर वो, आपका ये भी कहा जाता है पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था, उसमें अगर कमांडर रघुनाथ राव होते तो मराठा उस युद्ध को जीत जाते। लेकिन मराठाओं ने ये सोचते हुए कि हम कोई युद्ध अभी नहीं हार रहे हैं, तो एक्सपीरियंस के लिए भेज दिया था विश्वास राव और सदाशिव राव भाव को। इनकी उम्र थी 20 साल और 30 साल। इनको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं थी वॉर की, बस लेकिन ये था कि अहमद साहब अब्दाली को इतना बड़ा दादा नहीं है, उसको हरा ही लेंगे। लेकिन चीज़ें एकदम विपरीत हुई थी, एकदम विपरीत। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 14 जनवरी 1761 को। आप मुझे पानीपत पहला और पानीपत दूसरे का वर्ष एक बार लिख के बताइए सारे लोग। ठीक है, तो इधर से मराठा चले, उधर से आपका ये पानीपत हरियाणा में युद्ध हुआ। तो मराठे कहाँ लड़ने गए थे? आज भी जो दक्षिण भारत के लोग हैं उत्तर भारत के लोगों को कोसते हैं, वो ये कहते हैं कि हम दक्षिण से लड़ने आए थे उत्तर में, और इन उत्तर भारत वालों ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था अपना, उठाया नहीं हमारा फ़ोन लास्ट टाइम पे आके। जब हम पहले तो कहते थे भैया कोई बात हो तो फ़ोन करके बता देना, आ जाएंगे हम 10-20 लड़के, और जब बारी आई तो फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। मतलब वो ये कहते हैं कि, कहने का मतलब समझो कि उत्तर भारत के लोगों ने उतना, हम दक्षिण से आकर के हैं अहमद साहब अब्दाली से लड़े, उत्तर के लोग, ये उत्तर की जो क्षत्रिय जातियां थी ये कहाँ गई थी, तब कहाँ सो गई थी। तो आज तक भी वो आपका प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि मराठाओं के जो इस समय बच्चे थे, ये कमांडर सदाशिव राव भाव और विश्वास राव, तो इनको सूरजमल जी ने कहा था कि हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो कहते हैं कि इस समय पर मराठा सेना के अंदर इतना आपका घमंड आ चुका था कि उन्होंने ये कह दिया था कि तुम भी अहमद साहब अब्दाली के साथ मिल जाओ तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वही सूरजमल थे जिन्होंने घायल सेना जब वापस लौट रही थी तो उसका बहुत ख्याल रखा था। ठीक है, ये आपका ये मथुरा बेल्ट में जो जाट लैंड है, यहाँ के शासक हुआ करते थे सूरजमल, जिनको जाटों का प्लेटो कहा जाता है। अब आप एक बात समझिए, बात समझने की ये है कि इस युद्ध में क्या हुआ, सेना तो 1 लाख गई मराठों की तरफ से, लेकिन और जनता साथ लग ली, 5 लाख लोग साथ लग लिए, कह रहे उत्तर भारत के मंदिर देख आएंगे। मतलब युद्ध को युद्ध की तरह नहीं ले रहे थे ये लोग, सोच रहे थे आराम से हरा देंगे, देख के आएंगे। लेकिन दोपहर दोपहर में आपका जो विश्वास राव थे वो हाथी पे नहीं दिखे, वो हाथी से कहीं गिर गए, पूरी सेना में भगदड़ मच गई, सदाशिव राव भाव भी मारे गए। ठीक है, तो 30 वर्ष के सदाशिव राव थे, ठीक है, 30 वर्ष के सेनापति, और 20 साल के विश्वास राव थे। इनके साथ में आपका नजीब खान रुहेलखंड से, मल्हार राव होलकर, सुजाउद्दौला अवध का नवाब। ठीक है, ये किसके साथ में थे, ये अहमद शाह अब्दाली का पक्ष है, अहमद शाह अब्दाली का। और ये जो पक्ष है आपका, ये है आपका मराठाओं का। ठीक है, और अंग्रेजों का बहुत लंबा संघर्ष चला था। अहमद साहब अब्दाली के साथ में फिर अंग्रेज आए थे, कल हम जानेंगे इस बात को, अंग्रेज कब कब आए, किन किन स्थितियों में उन्होंने अपना एक्सपेंशन यानी साम्राज्य विस्तार कैसे किया था। तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में कितने युद्ध हुए, 3। ये जो रघुनाथ राव है, इसने 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सूरत की संधि कर ली कि यदि मुझको तुम, भाई रघुनाथ राव जो है वो कौन थे, भाई थे उनके, मैंने अभी बताया, अच्छे से कमांडर भी थे। लेकिन जब इनको लगा कि नहीं, इनको उत्तराधिकार में नहीं पूछा जा रहा है, तो ये अंग्रेजों के साथ में एक मुलाकात कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1775 में इनको बोल दिया सूरत की संधि के लिए। सूरत की संधि कब हुई, 1775, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। ये युद्ध चलता है 1775 से 1782। इसमें अंग्रेज हार जाते हैं, मराठे जीतते हैं। 1782 में सलबाई की संधि हुई, और मराठाओं की तरफ से जो नेतृत्व किया था, मराठाओं की तरफ से इस युद्ध में जो भाग लिया था, महादजी राव सिंधिया और मल्हार राव होलकर ने। और अंग्रेजों ने एक वादा किया था यहाँ पर कि भाई, हाँ, अंग्रेजों से लिखवाया गया कि अगले 20 वर्ष तक ये कोई युद्ध नहीं करेंगे, अगले 20 वर्ष तक।
अंग्रेजों की हार हो चुकी थी। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम मराठाओं की तरफ आंख उठा करके नहीं देखेंगे। लेकिन होता क्या है कि कहते हैं कि मराठा शासन के पीछे एक शक्ति थी, नाना फडणवीस, जो सभी मराठा परिवारों को जोड़ कर रखते थे। सिंधिया, भोसले, होलकर, इन सब के अंदर अगर एकीकरण का कारण थे वो थे नाना फडणवीस। लेकिन सन 1800 में क्या हुआ, नाना फडणवीस की डेथ हो जाती है। कहते हैं इनकी डेथ के बाद में मराठा साम्राज्य में जो एकजुटता थी वो नहीं रही। कोई ना कोई होता है ना जो परिवार को बांधे रखता है। मराठे इसके बाद में बट गए। जो पुणे क्षेत्र के लोग थे वो पेशवा हो गए। इंदौर में जो थे होलकर, आज भी आप देखोगे। नागपुर में क्षेत्र में जो थे वो भोसले अलग हो गए। बड़ौदा के गायकवाड़ एकदम अलग हो गए। ये सब मराठा साम्राज्य था। ग्वालियर के सिंधिया एकदम से अलग हो गए। और होता क्या है कि होलकरों ने बाजीराव द्वितीय को हटाकर इनकी जगह विनायक राव को गद्दी पर बिठाया। तो यहाँ पर अंग्रेजों को मौका मिलता है और अंग्रेज देखते हैं मराठा विघटन हो रहा है, तो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट, पहला कब से कब तक चला? फर्स्ट चला है 1775 से 1782। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या 1775 से 1782 जो ये वॉर हुआ, इस वॉर में क्या आपका जीते थे अंग्रेज? आप कहेंगे नहीं, अंग्रेज इसमें हार गए। लेकिन दूसरे में अंग्रेजों ने जैसे ही फूट देखा, उनका काम ही था ना फूट डालो और राज करो अंग्रेजों का, तो यहाँ पर अंग्रेज जीत जाते हैं। और अंग्रेजों ने यहाँ पर बसीन की संधि की 1802 में। 1806 में युद्ध जीतने के बाद में मराठाओं पर राजापुर घाट की संधि इन्होंने थोप दी। मराठा साम्राज्य का जो विघटन हुआ वो हुआ तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध से, जो कि 1817 से 18 तक हुआ। एक बार तीनों युद्ध का वर्ष मेमोराइज करिए। पहला 1775 से 82, ठीक है, उसमें सूरत की संधि हुई 1775 में, और 1782 में सालाबाई की संधि हुई। 1803 से 1806 हुआ। 1802 या 1803 कहिए, बसीन की संधि होती है। 1806 में राजापुर घाट की संधि हुई 1806 में। 1817-18 में मराठा साम्राज्य को खात्मा के लिए, ठीक है, क्या बोलेंगे, इन्होंने बाजीराव द्वितीय जो अंतिम शासक थे उनको पेंशन दे करके विठुर भेज दिया कि आप अब पेंशनर है। और मराठा साम्राज्य में जो आपका छत्रपति पद होता था उसको इन्होंने खत्म कर दिया। मराठा संघ को भी इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया कि भाई अब कोई मराठा संघ नहीं होगा। मराठा संघ को भी इन्होंने खत्म कर दिया। बाजीराव द्वितीय की मौत हुई थी 1853 में, और इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहब। तो इनको पेंशन जो मिलनी थी, अंग्रेजों ने इनकी पेंशन भी रोक दी थी, जिसकी वजह से 1857 की क्रांति में एक भाग इन्होंने भी लिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। 1857 क्रांति तो आप जानते हैं बहुत सारे कारण थे, हम बताएंगे भी आपको। ओके, बात क्लियर है? ये भारत का मैप है पुराना कि उस समय राज्यों की स्थिति क्या थी। एक बार रिवाइज करेंगे। कल सुबह याद रख लेना, 7 बजे हर रोज सुबह मिलना है। 40 मिनट की कक्षा, 40 से 45 मिनट की इस कक्षा को आपको हम बता देंगे हिस्ट्री में क्या क्या कैसे कैसे आपको पढ़ना है, क्योंकि अच्छा छात्र वही है जिसे ये पता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत थैंक यू इतने विश्वास के लिए अनुराग पांडे जी, बहुत सारा प्यार। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं साथी आपका कल 7 बजे और RWA SSC चैनल पर सुबह 9 बजे, ठीक है। सुबह 9 बजे कल प्रैक्टिस सेट शुरू होगा, उसको हमने दिया है नवीन GS सेट। नवीन GS प्रैक्टिस सेट होंगे, कितने बजे से होंगे? सुबह 9 बजे से होंगे, 9 बजे से। और कहाँ होंगे? RWA SSC चैनल पर होंगे। लगातार कंटिन्यू बिना छुट्टी के 15 सेट होंगे, इनको आपको तैयार कर लेना है, चाहे आपका एग्ज़ाम दिसंबर में हो और जिन साथियों का एग्ज़ाम जनवरी में होगा, इसको पढ़ करके दें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये विश्वास हम दिलाते हैं। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, टेक केयर।